नजदीक से। हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर मैं नहीं गया हुआ हूं। और मैंने हर बड़ी सिटी में क्या देखा है कि हर सिटी में एक पॉश एरिया होता है, एक महंगा एरिया होता है जहां पर जमीन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मैंने नजदीक से देखा तो हर पॉश एरिया के पास एक झोपड़पट्टी भी होती है, एक स्लम एरिया भी होता है। 100 मीटर की दूरी होती है। 100 मीटर में वाटर लेवल नहीं बदलता, वायु नहीं बदलती, एयर नहीं बदलती, एयर क्वालिटी नहीं बदलती। 100 मीटर में कुछ भी नहीं बदलता, फिर भी रेट में 10 गुना अंतर होता है। पता है क्यों? क्योंकि एक जगह कामयाब लोगों की संगत है और एक जगह नाकामयाब लोगों की संगत है। ये संगत की इतनी कीमत होती है जीवन में। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आज के बाद उन कामयाब लोगों के साथ रहना चालू करो, तो आपके दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आना चालू होगी। और अगर उन कामयाब लोगों के साथ नहीं रहे तो फिर आप पूरे जीवन को छोटे मोटे काम करके खत्म कर देंगे। मेरे भाई ने 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे भाई की संगत में मैं रहता था। और मेरे भाई को क्या लगा कि अमीर तो छोटा वाला बन जाएगा, मैं भी पैसा इकट्ठा करूंगा। तो मुझे देखकर उसने भी इकट्ठा करना चालू कर दिया। मैं अपने भाई के पास गया कि मैंने भाई पतंग की दुकान लगानी है, तेरा 1 रुपया 60 पैसा 1 रुपी 60 पैसा मुझे दे दे। तो मेरे भाई ने पूछा क्यों? क्या पूछा? जब भी आप किसी से उधार लेने जाएंगे तो सामने वाले 4 प्रश्न करेंगे, चाहे वो बैंक हो चाहे आपका पड़ोसी हो। क्यों चाहिए, क्या करेगा, कैसे करेगा, वापस कब लौटाएगा, और मेरे को जब लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, यानी मेरा क्या फायदा, इंटरेस्ट रेट क्या होगी। बैंक भी यही पूछता है, पड़ोसी भी यही पूछता है। मेरे भाई ने मेरे से पूछा क्यों चाहिए। उस जमाने में मैं अपनी जोरदार प्रेजेंटेशन लेकर जाता था कि मेरे भाई ने मेरे से दूसरे प्रश्न पूछे ही नहीं। क्या करेगा? मैंने कहा भाई पतंग की दुकान लगानी है और गर्मी की छुट्टियों में मैं पता लगा कि आया हूं कि होलसेलर कहां है, और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि जो 10 पैसे की पतंग होती है ना होलसेल में किस रेट में मिलती है, और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि 3 किलोमीटर तक कोई पतंग की दुकान नहीं है, और मैंने ये भी पता लगाया है कि 300 बच्चे हमारे घर के आसपास पतंग उड़ाते हैं, और मैंने ये भी अपनी जानकारी ले ली है कि 200 बच्चे भी अगर मेरे यहाँ से पतंग खरीदेंगे तो मेरा 1 महीने में इतना टर्नओवर होगा। अगर 1 महीने में इतना टर्नओवर होगा तो 3 महीनों की गर्मी की छुट्टियों में मैं इतना टर्नओवर कर दूंगा, और इतना टर्नओवर हुआ तो मेरा 10% के हिसाब से इतना फायदा होगा, और इतना अगर मेरा फायदा हो गया तो भाई तू मुझे 1 रुपया 60 पैसा देगा, मैं तुझे 3 महीने बाद 1 रुपया 90 पैसा वापस दूंगा। मेरे भाई ने, जो 8वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे से बड़ा था, उसने मुझे को 1 रुपी 60 पैसा उधार दे दिया। कॉन्फिडेंस तो बताइए, आप अपना प्रोजेक्शन तो बताइए। अपनी अपलाइन के पास जाते हैं तो डायरी तो लेकर जाइए। सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और कहते हैं सर मुझे एम्ब्राल्ड बनना है। अरे नहीं बनेंगे एम्ब्राल्ड। अपना प्रोजेक्शन, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, जब तक आपके पास पूरी तरह से तैयारी नहीं है तब तक आप जा ही नहीं सकते किसी पिन के ऊपर। केवल सोचने से कोई चला जाता तो अब सब लोग चले जाते। मेरे भाई ने मुझे 1 रुपया 60 पैसा उधार दिया। 3 रुपए 20 पैसे यानी 3 रुपी 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगाई। हेडा साहब परवेज जी यहां पर बैठे हैं। 3 महीने में मैंने अपने पैसे को डबल कर दिया। कौन सी क्लास में? थोड़ा बोलिए, कौन सी क्लास? 6th क्लास। वहां से मेरे बिजनेस का एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू हुई जो कभी रुकी ही नहीं। अब मैं हर चीज में बिजनेस करता था। होली आती थी, लोग कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे, मैं कलर की दुकान लगाने की प्लानिंग करता था। दिवाली पर लोग पटाखे जलाने की तैयारी करते थे, मैं फायर की दुकान लगा लेता था। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगा लेता था। और आपको आश्चर्य होगा, 9वीं 10वीं क्लास में आते आते मेरे टीचर से ज्यादा मेरी इनकम थी पार्ट टाइम। मेरा जो टीचर कमाता था उससे ज्यादा मैं कमाने लग गया। 10वीं 11वीं में आते आते मैं कॉन्फिडेंस से भर गया।
क्योंकि लोगों की जेब में, दोस्तों की जेब में चवन्नी हुआ करती थी, 25 पैसे हुआ करते थे, 25 पैसा। उस जमाने में मेरे जेब में 250 रुपए रहते थे। 10वीं में आते आते मैंने बड़े बिजनेस करना चालू कर दिया। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि अच्छा काम कौन सा है, खराब कौन सा है। उस समय हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी। मैंने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना चालू कर दिया। हेडा साहब, बिजनेस में प्लान अभी आप लोग बता रहे होंगे, हमने ये प्लान 10वीं क्लास में ही बताना चालू कर दिया था। छोटी फैमिली को मार्क करते, छोटी फैमिली के घर पर जाते और उनको प्लान समझाते थे कि भाई साहब, सरकार तो तुम्हें 2 सिलेंडर देती है महीने के, इस्तेमाल तो तुम्हारा एक ही होता है, तो सरकार से तुम दोनों ले लो। एक मुझे दे दोगे तो 100 रुपए अतिरिक्त देंगे। 100 रुपए एक्स्ट्रा में सिलेंडर लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में बेच देते थे। उस जमाने में 1500 2000 रुपए पर मंथ हम कमा लेते थे। 12वीं में आते आते 12th क्लास के स्टैंडर्ड में हमारा सीना 5 सेंटीमीटर बाहर निकल गया। लोग कहते हैं कि जिम में जाने से सीना बाहर निकलता है। मेरी अपलाइन कहती है पैसा कमाने से भी निकलता है। पैसा कमाओगे तो चाल ही बदल जाएगी आपकी। इतने कॉन्फिडेंट होते थे कि हम किसी से डरते नहीं थे। मैं भिलवाड़ा का जो एलपीजी सिलेंडर का डीलर था, उसके ऑफिस में घुस गया बिना परमिशन के और उनको जाके बोला, आप मेरे आदर्श हैं, आप मेरे आइडियल हैं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। तो उसने बोला, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो मैंने कहा, सेवा नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन देने आया हूं। मैंने पता लगाया है कि आप और आपके लोग मिली भगत से सरकार के द्वारा जो सिलेंडर दिए जाते हैं उनमें से कुछ सिलेंडर ब्लैक कर देते हैं। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है? मैंने कहा, मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा हूं, आपके फायदे की बात बताने आया हूं। आप मेरे आइडियल है, आपका नाम जब बदनाम होता है तो मेरे से रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन लेकर आया हूं कि आज के बाद आप एक भी सिलेंडर ब्लैक ना करें। जो भी करना है मेरे थ्रू करें। और यह प्लान इतना जबरदस्त समझ में आया कि तुरंत उसने मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को बोला, गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, मुझे एमएलए बनना है भीलवाड़ा का और मेरा नाम अभी से बदनाम करना चालू कर दिया तूने। हालांकि मैंने ही तुझे कहा था ब्लैक करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे सामने थोड़ी कर सकते हैं। आज के बाद मेरी कंपनी से एक भी सिलेंडर ब्लैक नहीं होगा। मुकेश कोठारी को पूरी कंपनी का ऑथोराइज ब्लैकमेलर बना दो। थोड़ी देर हंस लेते हैं चलो। सही बता रहा हूं मैं आपको, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, 1% भी झूठ नहीं है। मेरे अंदर बचपन से इतनी क्वालिटी थी, इतना बारीक बारीक में लिख सकता था कि इतने बड़े चैप्टर को केवल इतनी सी चिट पे उतार लेता था। और मजे की बात है, पढ़ भी लेता था वापस। और प्लानिंग कर लेता था कि कौन सी चिट को कहां छुपाऊंगा। लेकिन जोश में होश नहीं खोता था, क्योंकि मुझे पता था कि कभी कभी प्लान जो एग्जामिनर है ना, थोड़ा टाइट भी आ सकते हैं और वो मुझे कॉपी करने ही नहीं देंगे। तो मैं प्लान बी भी तैयार रखता था। उस जमाने में प्लान बी भी तैयार रखता था। भीलवाड़ा के जितने भी गुंडे, बदमाश, मवाली थे, वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि उन सबके खाने पीने का प्रबंध मैं करता था। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, पैसे सिर्फ मेरे पास होते थे। मेरा वजन उस समय 42 kg था, 42 किलो, और 60 किलो के बड़े बड़े पहलवान हमारे आसपास घूमते थे। ये पैसों की कितनी ताकत होती तुम्हें पता भी नहीं। बड़े बड़े पहलवान सब मुझे मुकेश भाई कहकर बुलाते थे, और मैं 42 किलो का छोटा सा फटीचर आदमी, बस केवल जेब में पैसे थे। इसकी वजह से दुनिया नाचती थी। आज
मैं प्लान बी क्या करता था, मैं पता लगा था कि इस क्लास में सबसे होशियार बच्चे कौन से हैं। होशियार बच्चे को कैंटीन में बुलाकर प्लान समझाता था कि भैया अगर एग्जामिनर टाइट आ गया तो तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा और तुम्हें हमें कॉपी करवाना पड़ेगा, और अगर नहीं करवाए तो आपको पता कि सारे पहलवान मेरे दोस्त हैं, इतनी धुनाई करेंगे कि तुम रह नहीं सकते। तो दो आपके पास ऑप्शन है, कुछ पैसे लेके कॉपी करा दो या फिर जूते खाकर कॉपी करवा दो। और सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट थे, वो समझ जाते थे बात को और वो तैयार हो जाते कि नहीं नहीं मुकेश जी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, आपको नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। कॉपी करने में बचपन से इतना माहिर खिलाड़ी हूं मैं, इतना ज्यादा कि जिससे कॉपी करते थे उसके हमेशा 90 नंबर आते थे और हम कॉपी करके 95 लेकर आते थे। आश्चर्यजनक बात नहीं लग रही आपको कि जिससे कॉपी करते थे उसके 90 ही रह जाते थे, हमारे 95 आ जाते थे। हंसने से नहीं सीखोगे, पूछोगे तो बताऊंगा, क्योंकि ये आरसीएम के सिलेबस में नहीं है। चलो टोटल 3 आदमी पूछना चाहते हैं तो सेमिनार के बाद मिलना, ये बहुत जोरदार टेक्नोलॉजी में बताता हूं, क्योंकि सबका टाइम क्यों खराब करें, क्योंकि कोई पूछना नहीं चाह रहा। चलो दूसरी बात करते हैं, छोड़ो। बताऊं, सच में जानना चाहते हैं? ओके चलो, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक टेक्नोलॉजी बता देता हूं। देखिए, जब मैं आपसे बात करूंगा तो आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी बातें करूंगा। तो आरसीएम की बातें तो 150 रुपए के टिकट में आपको बता दी जाएगी, और जो आरसीएम की बातें नहीं है उसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट लगेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मेरे से। तेज चिल्ला के डराने की कोशिश मत करना, मैं किसी से डरता नहीं, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट करने का मोड बता देता हूं, आगे से कभी भी कुछ भी बीच में पूछना है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। सब लोग अपने हाथ को ऐसे करो, करो भाई साहब, आप भी करो, सभी करो, सभी करो। जो नहीं करता है पड़ोसी मार के करवाओ उसको, करना जरूरी है, कंप्लीट है ना। ऐसा बोलो, बताओ 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 बताओ। एक तो गर्दन नहीं हिल रही आपकी, जब गर्दन नहीं हिलती तो ऐसी फीलिंग आती है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। भीख मांग रहे हो, रिक्वेस्ट करो ना यार, रिक्वेस्टिंग मोड में आओ, थोड़ा सा करो। बताओ 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 मेरे भाई, बताओ, बताता हूं। जब भी रिक्वेस्ट करोगे बता दूंगा, राइट। तो मेरे 95 कैसे आते थे बताता हूं आपको। परवेज जी इधर से बहुत आवाजें आ रही, थोड़ा सा बोल दीजिए, थोड़ा स्लो बोले। मैं कॉपी हमेशा एक्सपर्ट की करता था, और मैं क्या करता था कि क्लास में जो होशियार बच्चे थे ना उनकी एक्सपर्टनेस को चेक कर लेता था। टिग्नोमेट्री में अगर ये होशियार है तो टिग्नोमेट्री की कॉपी इसी से करेंगे, ये फैसला हम ले लेते थे। परसेंटेज में ये होशियार है तो परसेंटेज की कॉपी इससे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ये होशियार है तो प्रॉफिट एंड लॉस की कॉपी इसी से करेंगे, अलजेब्रा में ये होशियार है तो इसी से कॉपी करेंगे। और मजे की बात है, हम इन चारों से कॉपी करके इन चारों से नंबर ज्यादा लेकर आते थे, क्योंकि ये चारों आदमी अपने ही दिमाग से पास होते थे, हम इन चारों के दिमाग से पास होते थे। और यही इस बिजनेस में हमारी कामयाबी का राज है। मेरी 4 अपलाइन है। द फर्स्ट इज केसी छाबड़ा जी, नंबर 2 बीसी छाबड़ा जी, नंबर 3 बेरुदान करवा सर, एंड नंबर 4 इज प्रहलाद राय सर। ये 4 मेरी अपलाइन। केसी छाबड़ा जी से हमने सीखा कि एविडेंस के साथ कैसे बात की जाती है, आंकड़े कैसे बताए जाते हैं, ये केसी छाबड़ा जी ने सिखाया। बीसी छाबड़ा जी ने लोगों से बात करने की कला सिखाई, शब्दों के इस्तेमाल के तरीके सिखाए बीसी छाबड़ा जी ने। बेरुदान कारवा सर ने हमें सिखाया कि रिलेशनशिप इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल। जब रिलेशनशिप को बिल्ड करना सीख जाओगे जीवन में तो आगे बढ़ते ही जाओगे। प्रहलाद राय सर ने हमें सिखाया कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, कमीशन कैसे आता है, रॉयल्टी कैसे आती है, 4 लेगों से टेक्निकल कैसे आता है, यह प्रहलाद राय सर ने हमें सिखाया।
और मजे की बात है, इन चारों से सीखकर इन चारों के कमीशन से आगे निकल गए, क्योंकि वो सब अपने अपने दिमाग से काम कर रहे थे, हम उन चारों के दिमाग से काम कर रहे हैं। और यही कामयाबी का राज है। जिस दिन आपने लोगों से समझकर काम करना चालू कर दिया, एक्सपर्ट की कॉपी करना चालू कर दिया, आप कामयाब हो जाएंगे। जैसे तैसे हमने बीकॉम का एग्जाम पास कर लिया। जब रिजल्ट आया तो हम बहुत खुश थे। सारे बच्चे इसलिए खुश थे कि पास हो गए, हम इसलिए खुश थे कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। हमने थोड़ा सर्वे किया तो पता लगाया कि कंपनी का मालिक अगर हमें बनना है तो कंपनी के नीचे से हमारी जानकारी होनी चाहिए, सर्वेंट लेवल से हमारी जानकारी होनी चाहिए। तो छोटा बच्चा था, कोई ज्यादा समझाने वाला नहीं था, तो मैंने प्लान बनाया कि मैं कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करूंगा, वहां पर नौकरी चालू करूंगा। नौकरी करने के बाद मैं वहां का सुपरवाइजर बन जाऊंगा, सुपरवाइजर बनने के बाद मैनेजर बन जाऊंगा, मैनेजर बनने के बाद वहां का जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, जनरल मैनेजर बनने के बाद वहां का सीईओ बन जाऊंगा, सीईओ बनकर उसी कंपनी को खरीद लूंगा। कितना सोचना आसान है ना, कितना आसान सोचना। मैं सोचता था ऐसा, मैंने कहा कंपनी को ही खरीद लूंगा। तो मैं अपने दोस्त के पिताजी के पास गया। दोस्त के पिताजी पहले बड़े अधिकारी रह चुके थे। तो मैं दोस्त के पिताजी के पास गया, मैंने कहा अंकल, मेरे फादर की तो कोई जान पहचान नहीं है, मेरी आप प्राइवेट नौकरी लगवा दो। तो मेरे अंकल ने कहा लगवा देंगे, कौन सी कंपनी करनी है बोल, कोई भी आदमी हमें मना नहीं कर सकता, सब में जो जानते हैं, तो जिस भी कंपनी का नाम बोलेगा मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा। मैंने उनको कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं कि कौन सी कंपनी बड़ी है, आप ही पता करके लिख के दे दो ताकि मेरी नौकरी लग जाए। प्रश्न ये था कि दोस्त के पिताजी मेरी मदद क्यों कर रहे थे? पता है, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने में बचपन से ही माहिर खिलाड़ी हूं। जब मैं अपने दोस्त के घर पर उनसे मिलने जाता था ना, तो दोस्त के रूम में नहीं जाता था, पहले पिताजी के पास जाता था। पिताजी के पैर को, पूरे अंगूठे को, चरण को स्पर्श करके अपने सिर और माथे पे लगाता था, फिर मुस्कुराकर उनसे थोड़ी देर बात करता था। उनके छोटे मोटे पेंशन के काम, पैसे को डिपॉजिट कराने के बैंक के काम मैं करा करता था। जब माँ खाना बना रही होती तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था, माँ से थोड़ी दुख दर्द की बात सुनता था। उन बुजुर्ग, उन बुढ़े लोगों को कोई सुनने वाला नहीं था, उस समय मैं उनको सुनता था। छोटे मोटे माँ मुझे काम बताती थी, और उनके जो मेरे दोस्त के माँ बाप है ना, वो जिंदगी भर चाहते थे कि अगर औलाद होना तो मुकेश कोठारी जैसी हो। हालांकि मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे ऐसा कभी भी, लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन करते थे। दोस्त के पिताजी मेरे से इतने ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने तुरंत एक लेटर लिख दिया भिलवाड़ा की सबसे बड़ी कंपनी के नाम और कंपनी के मालिक के नाम। और मैं वहां गया, मैंने लेटर पकड़ाया। लेटर पकड़ाते ही कंपनी का मालिक अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो कहा ये लेटर लेकर कैसे आया तुम? मैंने कहा ये मेरे अंकल है, मेरा इंटरव्यू ले लो। उनका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कल से आ जाना नौकरी पर। इतनी जोरदार अप्रोच लगी कि सीधी नौकरी ही लग गई। मैंने सोचा कि खूब मेहनत से काम करूंगा, एक दिन कंपनी को खरीदना है। 12 घंटे तक मेहनत से काम करता था, 1 महीने तक लगातार काम किया। तो मेरा बॉस जो मैनेजर था बहुत खुश हुआ, उसने मुझे केबिन में बुलाया और कहा शाबाश, बहुत आगे जाएगा। जितने भी ग्रेजुएट बीकॉम आते हैं ना, उनको हम 700 रुपए देते हैं, तुझे 750 देंगे। तो मुझे बहुत हंसी आई, बहुत ज्यादा हंसी आई। क्यों हंसी आई? क्योंकि मैं 2,500-3 हजार रुपए तो पार्ट टाइम कमा लेता था, और ये 12 घंटे के बाद मुझे 750 रुपए देकर भी एहसान बता रहे हैं। मैं उनके सामने हंस नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दोस्त के पिताजी को वो जानते थे। लेकिन बाहर आके मैं बहुत तेज मुस्कुराया और गाना गाया, तेरी दुनिया में ना रखेंगे कदम आज के बाद। और मैं अब कंपनी में आऊंगा ही नहीं, कभी मैं नौकरी करूंगा ही नहीं, करूं, ये ठान लिया मैंने। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एकदम पिताजी का चेहरा याद आया। पिताजी अभी 2 दिन पहले ही 2 किलो लड्डू बनाकर पड़ोसी में बांट चुके थे, क्योंकि उन्हें कंफर्म हो गया था कि मेरे बच्चे की नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने पूरी सोसाइटी में 2 किलो लड्डू बांट दिए थे। अब 2 किलो लड्डू बांटने वाले से जाकर मैं कहूंगा कि मैंने तो नौकरी छोड़ दी, तो वो कभी भी किक मार सकते हैं, कभी भी स्क्वायर कट मार सकते हैं। तो बड़ा डर लग रहा था घर जाने में, बहुत डर रहा था, बहुत परेशान था।
तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया क्या था? मां के आगे बापू की चलती ही नहीं। अगर मां को मैंने कन्विंस कर लिया तो पिताजी का काम अपने आप ही हो जाएगा। तो मैं दिमाग में फिट किया कि मां को कन्विंस करना। मां दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रतिरूप होती है जो हर बेटे की नौटंकी को समझती है, फिर भी उसकी नौटंकी में उसका साथ देती है। पूरी सृष्टि पर मां ही एक ऐसी कृति है जो हमेशा अपने बच्चे को ओवर एस्टिमेट करती है। पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी जाओगे लोग अंडर एस्टिमेट करने वाले मिलेंगे, लेकिन मां ही एक ऐसी प्रतिरूप है जो तुम्हारी हस्ती को तुम्हारे से बढ़कर समझती है। जब बच्चे के एग्जाम में नंबर कम आते हैं ना, तो बच्चे का दोष नहीं देती, वो कहती है एग्जामिनर ही पागल है साला। जब पड़ोसी के बच्चे को आप मार के आ जाते हैं तो आपकी मां आपको प्रोटेक्ट करती है। जब पड़ोसन आपके पास आती है तो आपकी मां क्या कहती है? मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। ये और कॉन्फिडेंस हमेशा अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए अपनी मां के पास ही होता है। तो मैंने नौटंकी करने की सोच ली। मैंने नौटंकी करने के लिए, तिकड़मबाज आदमी तो था ही, पहले मेकअप करना जरूरी था कि मैं परेशान हूं, तो मैंने सबसे पहले अपने बाल को बिखेरे ताकि लगे कि मैं परेशान हूं। फिर पानी लिया, आंखों पे मारा ताकि लगे कि आंसू आ रहे हैं। फिर मैं कांच के सामने जाकर अपने एंगल टेस्ट किए कि कैसे खराब लगेगा, कैसे लगना चाहिए परेशान हूं मैं, है ना। तो मैंने सारे एंगल वगैरह चेक कर लिए और फिर अपनी मां के पास गया। मां, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है मां। तो मां ने कहा कौन ऐसा है जो तेरे साथ अन्याय करता है? मैंने कहा मां, मेरी कंपनी में मेरा बॉस है ना मां, मुझे 750 रुपए का समझता है मां, क्या मैं तुझे 750 का लगता हूं? तो मां ने कहा नीचे बैठ। मेरे पे सिर पर उसने हाथ फेरा और उसने कहा कौन पागल कहता है कि तू 750 का है, तू करोड़ों का है। क्या बोला? क्या बोला? करोड़ का है। ये मेरी मां ऐसी है कि तुम्हारी भी ऐसी है? बोलो, तुम्हारी भी ऐसी है तो फिर बजाओ। तुम्हारी मां के लिए तुम ताली बजाओगे, मेरी मां के लिए मैं ताली बजाऊंगा, अपनी अपनी मां के लिए ताली बजाओ। तू तो करोड़ों का है। मैं सोचा कि मेरा काम हो गया। अब जो ही पिताजी आएंगे मैं बात छेड़ दूंगा और फिर मां बोल बोल कर समझा देगी। तो मैंने पीछे घूम कर देखा तो पिताजी तो पीछे ही खड़े थे। मेरी पूरी प्लान ही फेल हो गया। पिताजी ने बोला अच्छा, मां बेटे मिलकर नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहे हो? 2 किलो लड्डू बांट के आया हूं, नौकरी छोड़ने नहीं दूंगा। अब नौकरी करनी थी, अब नौकरी को मैं कंटिन्यू करने लगा। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं था। इतना ध्यान से नौकरी करता था कि सारे टारगेट सारे बच्चे 8 बजे कंप्लीट करते थे ना रात को, और मैं 5 बजे ही खत्म कर लेता था और 5 बजे खत्म करके बॉस की केबिन में जाता था। लेकिन हमारे टारगेट जब जल्दी फ्री हो जाते हैं तो हम व्हाट्सएप खोलते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, है ना, लोगों से चाय पीते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, बॉस की केबिन में जाता था। बॉस कहता था क्यों आया? मैंने कहा सर काम खत्म हो गया। इतना जल्दी? मैंने कहा आप चेक कर लो। तो बॉस कहता चल जल्दी हो गया तो चल यहीं पर बैठ जा, मेरे काम में हाथ बटा। मेरा बॉस सोचता था कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं फ्री हो गया हूं। अरे मैं इसलिए थोड़ी गया था, मैं तो ये पता लगाने गया था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। क्योंकि मुझे तो कंपनी खरीदनी थी ना, तो मेरा दिमाग ही वहां पर चल रहा था। तो मैं हर व्यक्ति के काम को सीखना चाहता था। बॉस के पीछे खड़ा हो जाता, फाइल जमाता। बॉस सोच रहा था कि मैं फाइल जमा रहा हूं, मेरी नजरें बॉस के ऊपर रहती थी। बॉस कौन से रजिस्टर को खोल रहा है, कौन सा फिगर निकाल रहा है, कैलकुलेटर में कौन सा फिगर लिख रहा है, किसको किससे डिवाइडेड कर रहा है, किससे किसको मल्टीपल कर रहा है, किस आंसर को कौन से रजिस्टर में लिख रहा है, ये बहुत बारीकी से चेक करता था और 10 दिन तक लगातार करता था। 10 दिन तक लगातार करने से मुझे पता चल जाता था कि एग्जैक्टली बॉस करता क्या है। और 10 दिन बाद हम बॉस को ही प्लान समझा देते थे। बॉस को कहते थे बॉस आप MBA हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता नहीं कि आपके अंदर कितना दिमाग है। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दिमागदार आदमी कोई है तो आप हैं। लेकिन बॉस सब कुछ अच्छा है, मुझे एक ही चीज गड़बड़ लगती है। बॉस कहता था क्या गड़बड़ लगती है? काम बड़ा छोटा करते हैं। तो बॉस को गुस्सा आ जाता, तुझे छोटा काम लग रहा है?
कि पूरी कंपनी मेरे डिसीजन पर डिपेंड करती है, कंपनी का मालिक भी मेरी बात को मानता है। मैंने कहा सर कौन किस पे डिपेंड करता है मुझे पता नहीं है, मुझे ये पता है कि आप जो करते हैं मैं भी कर सकता हूं। बॉस कहता करके बता, मैं 3-4 एंट्री करता, बॉस तो क्लियर हो जाता। अब बॉस मुझे धीरे से कान में कहता किसी को बताना मत कि ये काम तुझे आता है। मैंने कहा नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब बॉस क्या फ्री रहता था, बॉस मुझे काम बता के चला जाता था, घूमने चला जाता था। बॉस इतना खुश रहता था कि बॉस मुझे सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देता था, 1000-2000 रुपए कभी उधार चाहिए तो भी देता था। और बॉस है ना हमारे साथ कंधे पर हाथ रखता था मेरे, और पूरी कंपनी के आदमी मेरे से जूझते थे। डर लगता था क्योंकि मैं बॉस का राइट हैंड था, सब मेरे से घबराते थे। लेकिन बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता था। क्यों? काम कौन करेगा? अगर छुट्टी कर देगा तो उसका काम उसको करना पड़ेगा। तो मुझे छुट्टी नहीं देता था, है ना, हॉलीडे पे नहीं जाने देता था। एक दिन मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन दी, 10 दिन तक देखा ही नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस 10 दिन से एप्लीकेशन पड़ी है, सबकी सेंशन कर दी है, मेरी नहीं की अभी तक। बॉस आप सेंशन करो या ना करो, मैं लंच के बाद नहीं आऊंगा, चाहे मुझे आप नौकरी से निकाल दो। बॉस ने कहा यार इतना क्या सीरियस इश्यू हो गया, बता तो सही। मैंने कहा बॉस बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है, आज लास्ट डेट है। तो बॉस सीरियस हो गया, उसने कहा अच्छा लास्ट डेट है। मैंने कहा यस ओके, तो ऐसा करते हैं, मैं अभी लंच पे जा रहा हूं, लंच से आते हुए तेरी फीस जमा कराते हुए आऊंगा। अब मेरे बॉस मेरा काम करने लगा और मैं बॉस का काम करने लग गया, धीरे 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 धीरे। थोड़े दिन बाद तो मेरी बीवी मुझे सब्जी की लिस्ट देती थी, मैं बॉस को दे देता था। बॉस सब्जी मंडी चला जाता था और हम बॉस का काम करने लगे। धमाधम धमाधम प्रोग्रेस होती गई। और आपको आश्चर्य होगा, 26.5 साल की एज में मेरी 13,000 बेसिक सैलरी थी। 1999 डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी जब 9,998 होती थी ना, तब मैं 13,000 कमाता था। लेकिन 13,000 कमाने के बाद भी फ्री नहीं रहता था। दिमाग में हरदम लगता था कामयाबी का कीड़ा कि कुछ बड़ा करना है। कंपनी मुझे मार्केटिंग टूर के लिए दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, मतलब सब जगह भेजती थी। 7 बजे होलसेल का मार्केट बंद हो जाता था और 7 बजे हम उस सिटी में घूमते थे और इस बात का पता लगाते थे कि इस सिटी में ऐसा क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता। इस सिटी का वो आइटम भीलवाड़ा में उठा के ले जाऊंगा और बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। दिमाग में फिट था बेचना। और जिन आदमियों के दिमाग में बेचने का कबूतर घुस जाता है, बेचने का कीड़ा घुस जाता है ना, उस आदमी को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अडानी अगर टॉप पर है तो सिर्फ बेचने से है, अंबानी टॉप पर है तो सिर्फ बेचने से है। पूरे दिन भर वो बेचने के बारे में ही सोचते हैं। साला आलू प्याज तक नहीं छोड़ा उन्होंने बेचना। कभी वो डाटा के रूप में हवा बेच देते हैं, कभी आलू प्याज और कभी फल फ्रूट बेच देते हैं। एक आइटम नहीं छोड़ा अंबानी ने बेचने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में 24 ही घंटे चलता है बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा। और दुनिया के 90% आदमियों को बेचने से ही डर लगता है, बेचने से ही शर्म आती है। और जो बेचने में माहिर नहीं है वो कहीं पर भी माहिर नहीं होता। बेचने का मतलब कि सामान को बेचना नहीं होता। बेचना का मतलब है आइडियोलॉजी ट्रांसफर, सामने वाले को कन्विंस कर देना, ये बेचना है। मिस्टर नरेंद्र मोदी भी तो बेच ही रहे। भाई और बहनों, तुमने मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गुजरात में रोडें बना दी, वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे तो मैं ये कर दूंगा, 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 ये कर दूंगा। और आप कन्विंस होकर अपने वोट को देकर आ जाते हो। द आइडियोलॉजी कंप्लीट, द सेलिंग इज कंप्लीट। जब सेल करना सीख गए जीवन में, फिर दुनिया में कोई भी तुम्हें टॉप पे जाने से रोक नहीं पाएगा। और मैं उस जमाने में कलकत्ता आता था, 3,000 का सीडी प्लेयर ले जाकर चाइनीज 4,000 का बेच देता था। 250 रुपए की हेनरी हिल की शर्ट आती थी कोरियन, 300 रुपए में बेच देता था। 100 शर्ट एक साथ ले जाता था भीलवाड़ा में। उस जमाने में जब मेरी सैलरी 13,000 थी ना, मैं 13,000 एक्स्ट्रा कमा लेता था और हमारे बॉस की सैलरी केवल 17,000 थी।
तब हम 26,000 रुपए पर मंथ कमाते थे। जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन हमेशा सीखने के लिए तमन्ना रहती थी कि नया क्या सीखना। एक दिन शनिवार का दिन था, अरे बाप रे, आज भी शनिवार है, क्या किस्मत दिखा के आए हो यार। तुम्हारी भी शुरुआत शनिवार, हमारी भी शुरुआत शनिवार। कहानी यह है कि शनिवार को रात की 8 बजे थी, अपनी कंपनी का काम खत्म करके हमारे पास स्कूटर था, एलएमएल वेस्पा 150 एनवी था, नहीं अभी भी है। अभी हम उसका एक मंदिर बना रहे हैं, स्कूटर महाराज का मंदिर। भीलवाड़ा में हमारा एक मकान बन रहा है, मकान की जो लागत है वो है 25 करोड़ रुपए। कितनी? 19 करोड़ का तो केवल प्लॉट है, 25 करोड़ का मंदिर, 25 करोड़ का मकान, मकान में ऑडिटोरियम, मकान में वॉकिंग ट्रैक, मकान में यूट्यूब का स्टूडियो, मकान में ही आरसीएम बाजार, मकान में ऑडिटोरियम, हर चीज मकान के अंदर। वहां पर एक मंदिर भी है स्कूटर का, लिखा हुआ है स्कूटर की कहानी, स्कूटर की जबान। उस स्कूटर ने हमारा जो साथ दिया ना, वो किसी ने नहीं दिया। मेरी सारी अपलाइन इस बिजनेस में मुझे ज्वाइन कराकर काम चालू नहीं किया था। उस स्कूटर ने अगर साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं यहां पर होता ही। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपका कभी भीलवाड़ा आने जाने का अवसर मिले आपको, तो मेरे स्कूटर के मंदिर में जरूर आना। आप सोच रहे कि मुकेश जी कोई दान दक्षिणा मांगेंगे, तो मुझे कोई दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है, नाश्ता मैं फ्री में करवाऊंगा। तुम आके कल सुन जाना, समझ जाना। 6-8 महीने में मकान कंप्लीट हो जाएगा। अभी तुलसी पेंट का काम चल रहा है उसके ऊपर। सब कुछ जीवन में ठीक था। शनिवार का दिन बड़ा प्रसन्न, कोई टारगेट नहीं था। शनिवार के दिन सभी कर्मचारी खुश रहते हैं। हेलो, क्या रहते हैं? क्यों? कल संडे, कल छुट्टी, कल कोई बॉस नहीं। एक और खास बात बताऊं, जब भी किसी कर्मचारी को हार्ट अटैक आता है ना, वो संडे की नाइट को ही आता है। पता कर लेना। पता क्यों? कल वापस जाना पड़ेगा। वहां पर उसे बार बार भेजा जाता है जहां पर वो जाना नहीं चाहता। शनिवार के दिन स्पेशल खुश, चाबी को मैंने यूं लगा रखा, घुमा रहा हूं, घुमाते घुमाते गाना गाते गाते स्कूटर की तरफ जा रहा हूं। स्कूटर के पास पहुंचा, तभी पीछे से आवाज आई, मुकेश। मैंने यूं पीछे घूम कर देखा तो मैं यूं स्टेचू का स्टेचू बना रह गया, क्योंकि मेरा बॉस मेरी तरफ दौड़ कर आ रहा था और उसकी शक्ल मुझे बता रही थी कि ये संडे खराब करने की ही प्लानिंग लेकर आ रहा है। वो मेरे नजदीक आया, नजदीक आके बोला, मुकेश तेरे से हेल्प चाहिए। मैंने कहा सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? तो उसने कहा तू जो करता है वो सही करता है। मैंने कहा मैं क्या करता हूं? उसने कहा तू बिजनेस करता है ना। मेरा दिमाग खराब हो गया, इसको किसने बताया कि मैं बिजनेस करता हूं? मैंने तो कंपनी के आदमी को कभी माल तक नहीं बेचा इस चक्कर में, और ये कह रहा कि बिजनेस करता है, इसको पता चल गया। अरे भाई अब तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी नौकरी में। तभी मेरे बॉस ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, नहीं नहीं तेरे बिजनेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने कभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं की तो मैंने भी तुझे तेरी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं की। बाकी तो मैं शुरू से ही जानता हूं कि तू बिजनेस करता है। और भाई मुझे अब पता चला कि तू ही सही करता है, क्योंकि नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। बिजनेस तो अब मुझे भी करना पड़ेगा पार्ट टाइम। जो ही उसने कहा बिजनेस मुझे भी करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में बात आई, मैं अब कंपनी के आदमी को भी माल बेच दूंगा। मैं तो बेचने के अलावा कभी कुछ सोचता ही नहीं था, बेच दूंगा। तो मैंने कहा बताइए सर मैं क्या हेल्प कर सकता हूं? तो उसने कहा भाई मुझे भी बिजनेस करना है, लेकिन मेरे खानदान में कोई बिजनेसमैन ही नहीं है, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं क्या बिजनेस करूं। 1 महीने से हाथ पैर मार रहा हूं। अभी पिछले संडे मेरे पुराने कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने अंगूर की बेल बनाकर कुछ बिजनेस समझाया। 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 अंगूर की बेल बना दी और कहा कि इससे तू करोड़पति बन जाएगा। भाई एक बात बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तेरे से बिना पूछे एक बात बोल दी, बुरा तो नहीं मानेगा? मैंने कहा नहीं बुरा मानूंगा, बताइए ना सर। मैंने उनको कह दिया तुम क्या बिजनेस करते हो? बिजनेस तो मेरा भाई करता है, मुकेश कोठारी। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो अगले संडे को वापस 10 बजे आना। मैं अपने भाई मुकेश कोठारी को बुलाऊंगा और मेरा भाई मुकेश कोठारी जब तक नहीं बोलेगा तब तक मैं करूंगा नहीं।
ए भाई बुरा तो नहीं माना? मैंने कहा नहीं नहीं बुरा नहीं माना। तो फिर सुबह 10 बजे आना पड़ेगा। द टाइप ऑफ इन्विटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। हर आदमी को इनवाइट करने का तरीका होता है। ऐसा क्यों होता है कि आप 10-10 आदमी को इनवाइट करते हो और लोग नहीं आते? क्योंकि आपको इनवाइट करना ही नहीं आता। आप क्या बोलते हैं 11 बजे मीटिंग है, आ जाना। क्यों आएगा? 11 बजे बड़ा आदमी आ रहा, आ जाना। अरे वही तो अपने आप को बड़ा मानता है, तुम्हारे बड़े आदमी के सामने वो क्यों आएगा? इनविटेशन देते वक्त आपको उसके क्यों को निकालना पड़ेगा, क्यों आना है। हर आदमी की बात करने के बाद उसकी कमजोरी हमें पता चल जाती है। उस कमजोरी की नस पर पैर रखकर मसल दो, सामने वाला झुक कर आएगा। स्टूडेंट को अगर आप लाना चाहते हो तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है क्या पता? करियर। स्टूडेंट पूरे बार करियर के बारे में सोचता है, बड़ा होकर क्या बनना है। तो उसे करियर के रूप में यह बिजनेस समझाना पड़ेगा। एक हाउसवाइफ को बुलाते हैं जिनके हस्बैंड 2 लाख रुपए पहले ही कमाते हैं, तो हाउसवाइफ के स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा। कैसे जगाना पड़ेगा? भाभी जी नमस्ते, कितने पढ़े लिखे हैं? वो क्या एमए है भाभी जी, उस जमाने के एमए। ग्रेट, आप इतने पढ़े लिखे हैं, पता नहीं था मुझे। अच्छा भाभी जी आप कुछ करते हैं साइड में? वो क्या करते हैं? हस्बैंड की नौकरी लग गई, बच्चा बड़ा हो गया, अब उनको भी तो संभालना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये तो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आप मुझे बताओ ना कि आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आपको किससे लेने पड़ते हैं? अरे लेने किससे पड़ेंगे? हस्बैंड के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। भाभी जी ये क्या कर रहे हो? इतना टैलेंट आपके अंदर है। मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें आप घर पर रहते हुए अपने हस्बैंड की सेवा करते हुए, अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए इतना पैसा कमा सकती हैं, इतना पैसा कमा सकती है कि आप अपने पति को लोन दे सकती है, उनको थाईलैंड घुमाने ले जा सकती है। जब उसके स्वाभिमान को जगाओगे ना तो बोलेगी अच्छा कौन सा बिजनेस है? 11 बजे आ जाना। तो आए। गरीब को पैसा समझाना पड़ेगा, लेकिन अमीरों को पैसा समझाने की कोशिश मत करना। एक आदमी अमीर को प्लान बता रहा था और क्या कह रहा था? आरसीएम करोगे तो लखपति बन जाओगे। वो क्या मैं पहले ही लखपति हूं? क्या बन जाओगे? मेरे भाई उससे आपको सिक्योरिटी समझानी पड़ेगी। आपको उसकी दुखती हुई नस पे पैर रखना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? भाई साहब अभी कोरोना आया था तो आपका बिजनेस का क्या हालचाल था? अरे पूछ मत भाई, बर्बाद हो गए, खूब सारा कर्जा हो गया। अरे भाई मैं एक ऐसे बिजनेस को जानता हूं जो कोरोना में भी डबल हो जाता है। वो क्या ऐसा कौन सा बिजनेस है? 11 बजे आना। द टाइप ऑफ इन्विटेशन। मेरे बॉस ने मुझे इनवाइट किया एज ए एक्सपर्ट, क्योंकि उसे पता था कि ये इगोस्टिक आदमी है, इसके पास बहुत सारा पैसा है। इसको कहूंगा चल तू आरसीएम कर तो ये करेगा ही नहीं, और ये बोलेगा तुम मुझे बिजनेस बताएगा। 6ठी क्लास से करता हूं। तो मेरे बॉस ने मुझे थोड़ा ऊपर रखा और क्या बोला? तू एक्सपर्ट है, बिजनेस मुझे करना है, तू आकर समझ और मुझे समझा करना है कि नहीं करना। आएगा? मैंने कहा सर क्यों नहीं आएंगे? 100% आएंगे। मैं जब पहली बार मीटिंग में आया था चेहरे पर कोई सलवटें नहीं थी, टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे तो करना ही नहीं था। मुझे तो बताना था ये एक्सपर्ट की तरह से, मैं तो जजमेंट की तरह, जज की तरह बन के आए थे। लेकिन यहां पर आप लोग बैठे हैं ना, आप में से कुछ लोगों की शक्ल को देखकर मैं बता सकता हूं कि इनको किडनैप करके लाया गया। बड़े टेंशन में है कि मुझे ज्वाइन तो नहीं करा लेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। हमें तो पता ही नहीं था, हम आके बैठ गए, पहली सीट में आके बैठ गए। मेरे बॉस ने मुझे 3 बातें बोली। भाई मीटिंग में ठीक 10 बजे आ जाना, आपके आदमी अभी तक आ रहे हैं। मुझे क्या बोला? 10 बजे आ जाना। मैंने कहा आ जाऊंगा सर 10 सवा 10। नहीं 10 बजे ही आना है। मैंने कहा क्यों? अरे बिजनेस का मामला है, प्लान चलेगा वहां पर, और अगर तू कुछ छूट गया, तेरे से कुछ चूक गया तो तेरा क्या जाएगा? जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा नहीं सर आपके जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, 10 मिनट पहले आएंगे। और 10 मिनट पहले आ गया। माइक वाले भाई साहब भी नहीं आए थे, मैं आके बैठ गया, पहली सीट में आके बैठ गया। खूब देर तक कोई आदमी नहीं आया। दूसरी बात मुझे बोली, ए भाई पेन डायरी लेते हुए आना। मैंने कहा क्यों? बिजनेस का मामला है, नोट करना पड़ेगा, कुछ अगर भूल गया तो तेरा क्या जाएगा? जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो पहली मीटिंग में हेडा साहब पेन डायरी लेकर आया था। तीसरी बात बोली, ए पीछे जाकर मत बैठ जाना, पीछे से कुछ आवाज नहीं आती, और आवाज नहीं आती और तू समझा नहीं तो तेरा क्या जाएगा? जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा।
भाई साहब पहली सीट में, फ्रंट रो में, पहली जगह पर आके एकदम आराम से बैठ गया और कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इन्विटेशन ही ऐसा था। आके बैठ गया, थोड़ी देर तक कोई आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद एक पास में एक आदमी आके बैठ गया, 10-15 आदमी टोटल बैठ गए। फिर एक आदमी सूट पहन के आया। अगस्त का महीना, राजस्थान का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस, जहां पर आदमी को खड़े खड़े पसीना आ रहा था, और इस आदमी ने सूट पहन रखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस कौन से प्रदेश का आदमी है और इसको इतनी सर्दी लग क्यों रही। पहली बार ऐसे कार्टूनों को देखते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना नए आदमी को। तो मैंने कहा किस प्रदेश का आदमी है, इसको इतनी सर्दी लग क्यों रही। अब हमारे पास समय तो कोई गूगल तो था नहीं, उस समय कोई इंटरनेट चलता नहीं था, मोबाइल फोन होता नहीं था। अभी तो यंग जनरेशन फटाफट हर सवाल का जवाब गूगल से ले लेती है, लेकिन हमारे समय गूगल नहीं होता था। हमारे समय पड़ोसी ही गूगल होता था। जो मेरे पास में आके बैठ गया वही गूगल था, उसी से पूछना था मुझे। लेकिन उस समय गूगल को ऑन करना पड़ता था, जैसे अभी आप गूगल ऑन करते हो ना, हमें भी ऑन करना पड़ता था। पड़ोसी आके बैठ जाता था, फिर हम पड़ोसी की तरफ देखते थे और पड़ोसी भी हमारी तरफ देखता था, फिर हम मुस्कुराते थे। और अगर पड़ोसी भी मुस्कुरा गया मतलब गूगल ऑन, अब इससे बात की जा सकती है। तो हमने मुस्कुराया तो पड़ोसी भी मुस्कुरा गया। मैंने कहा सर एक प्रश्न पूछना है। वो कहा पूछिए। मैंने कहा सर आप ये बता सकते हैं कि ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको गर्मी में सर्दी क्यों लग रही है। तो मेरे पड़ोसी ने मुझे कहा एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। 10 मिनट से मैं भी यही सोच रहा हूं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी भी मेरे जैसा है। आप देखना दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आपके जैसा आदमी आपको मिल जाता है। या सुनो, आपसे ऊपर वाला मिलता है तो खुशी नहीं होती, आपसे नीचे वाला होता है तो खुशी नहीं मिलती, बराबर का होता है तो खुशी मिलती। थोड़ा सोचना कि जब आप किसी से मिलते हैं बाजार में और बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, क्या हालचाल है, तो सामने वाला कहता है बस यार चल रही है, कट रही है, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आप क्या सोचते हैं ये तो मेरे भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है। किसी को भगाना है तो तरीका बताओ, किसी को भगाना है तो तरीका बताता हूं। जैसे कोई बोले आपसे हेलो क्या हालचाल है, तो आपको क्या बोलना है, हेलो मजा आ रहा है, जिंदगी के आनंद ले रहा हूं, दुनिया में मजा ही मजा है। ऐसे बोलोगे तो आदमी भाग जाए, वो कहे यार इस आदमी के साथ रहना ही नहीं, इसके पास इतना मजा है। ठीक है जी, कोई ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो पानी पी लेता हूं। तो बैठ गया, तभी दूसरा कार्टून आया स्टेज पर, उसने भी सूट पहन रखा। आते ही वो बोलता है भाइयों और बहनों ये जोश का बिजनेस है। क्या बोला, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मैंने इलेक्ट्रिक का बिजनेस सुना है, कपड़े का बिजनेस सुना है, जूते का बिजनेस सुना है, और ये जोश का बिजनेस है। जोश को नापेगा कैसे, पैक कैसे करेगा, रेट कैसे डिसाइड करेगा, कितना जोश किसको दिया। बड़ा टेंशन में आ गया मैं जोश का बिजनेस सुनते। वो समझ में नहीं आ रहा है जोश का भी कैसे बिजनेस हो सकता है क्या। फिर मैंने कहा यार बाढ़ में जाए, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा, किताब अभी तक कॉपी मेरी खाली की खाली, कुछ लिखा ही नहीं गया। फिर तीसरा कार्टून आ गया। तीसरा कार्टून क्या कहता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है इसलिए बजाओ ताली। मैंने कहा यार मैं क्यों ताली बजाऊं, और कोई उपलक्ष्य तो होना चाहिए ना ताली बजाने का। ताली क्यों बजाएं, बिना उपलक्ष्य के ताली बजाते हैं तो घर पे 10-20 रुपए मिल जाते हैं, बिना उपलक्ष्य के कैसे हम ताली बजा सकते हैं। और मैंने ताली नहीं बजाई। यहां पर भी जो आदमी अभी तक ताली नहीं बजा रहा है वो मेरी कैटेगरी का आदमी। 100% मेरी जगह ही जाओगे आप, क्योंकि मैं भी ताली नहीं बजा रहा था, आप भी ताली नहीं बजा रहे थे। मैं भी शनिवार के दिन गया तो तुम भी शनिवार के दिन, मतलब कहीं ना कहीं आंकड़ा मिल रहा है आपका मेरा। ताली नहीं बजाई। फिर चौथा कार्टून आ गया। मेरे आने से पहले यहां पर भी कई कार्टून आए होंगे, तो आते हैं सभी जगह। तो चौथा कार्टून आया। चौथा कार्टून ने आके बोला भाई और बहनों, 4 आदमी को उसने स्टेज पे खड़ा कर दिया नीचे से बुलाकर, और क्या बोला, भाई और बहनों ये 4 आदमी जो स्टेज पर आए हैं इनको 500 रुपए आने वाले हैं, बजाओ ताली। मैंने कहा यार ये 500 इनको आने वाले हैं और ताली मैं क्यों बजाऊं।
इनको आने वाले तो इनकी बीबी बजाएगी ताली, इनकी चाची बजाएगी ताली, इनका बाप बजाएगा ताली। 500 इनको आए ताली मैं बजाऊं, मेरे ताली नहीं बजाएगी। फिर 5वां आदमी आया। 5वां आदमी आके बोलता है, भाई और बहनों, जैसे हेडा साहब आए ना वैसे 5वां आदमी, भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं इस सदी के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। हेडा साहब ने भी ऐसे ही बोला, सबसे बड़े को सबसे लास्ट में बुला रहा हूं। या सबसे लास्ट में तो मैं आया हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज का सबसे बड़ा कार्टून मैं ही हूं। मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूं आपको। उस दिन आज का सबसे बड़ा कार्टून मैं हूं। उस दिन के सबसे बड़े कार्टून हमारे थे बीसी छाबड़ा जी, द ग्रेट 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 ग्रेटेस्ट ऑफ लाइन बीसी छाबड़ा जी। बीसी छाबड़ा जी आए स्टेज पर। अब 45 साल के थे, यंग डायनेमिक, गोरे चिट्टे, ब्लैक कलर का सूट पहन रखा हुआ, और बात करते मुस्कुराते मुस्कुराते, भाई साहब थोड़ी देर बाद तो मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। मैं तो उनकी शक्ल देख देख के मुस्कुराने लगा। वो चुटकुला सुनाते, मैं हंसता। अब मैं हंसता तो मेरे हंसने के 1 सेकंड बाद मेरा बॉस मुझे देखकर हंसता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर दिमाग कम क्यों है। साथ साथ ही हंसना चाहिए ना भाई, एक साथ हंसना चाहिए। बाद में क्यों हंस रहा? बाद में पता चला कि वो सोच रहा था हंस गया मतलब अब फंस गया। तो जो लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, इतना खिलखिल के मुस्कुराओ मत। तुम्हें जो लेकर आता है उसको टेंशन होती है। तो मैं ये चाहता हूं, आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि अगर आपको कोई लेकर आया है, तुम्हारी तरफ जुई तुम्हारी तरफ देखे तुम मुंह फुला लेना। यूं यूं करते रहना तो बचने के चांस है। अगर मुस्कुराओगे फिर फंसोगे, मुझे मत कहना। राइट? तो बीसी छाबड़ा जी बोलना चालू किया। धीरे धीरे तो मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। और भाई साहब इतना खो गया, इतना मजा लिया, इतनी तालियां बजाई, इतनी सीटियां बजाई, किरदार में खो गया। जब आया था तब पता था सेमिनार है, बाद में मैं भूल ही गया कि मैं आया कहां। जब फिल्म का डायरेक्टर मजबूत होता है ना तो हमें भुला देता है। हमारी बहनें जब फिल्म देखने जाती है तो टिकट लेते वक्त तो पता होता है फिल्म है, लेकिन फिल्म के अंदर घुसते ही जब फिल्म की स्टोरी चालू होती है तो भूल जाती फिल्म है। वहां पर खुद ही रोना चालू कर देती, वो फिल्म के अंदर ही घुस जाती पूरी की पूरी। हमारे भी कुछ भोले भाई हैं भाऊ, वो क्या विलेन गड़बड़ करता है तो बार बार वो उठ के मारने जाते हैं उसे कहना पड़ता है रुक जा भाई, तू ये फिल्म चल रही है अभी, तू कहां जा रहा है। तो ये कब होता है? जब फिल्म का डायरेक्टर मजबूत होता है, स्टोरी में दम होता है, तब हमें लगता है कि हम फिल्म के अंदर घुस गए। थोड़ी देर बाद मैं भूल गया, मैं तो उछल उछल के तालियां बजाने लगा, सीटियां बजाने लगा। डायरी को तो मैंने साइड में रख दिया। थोड़ी देर बाद सेमिनार खत्म हो गई तो पड़ोसी ने कहा यही रात को सोएगा क्या, सेमिनार खत्म हो गई, चलो। मैंने कहा अब कोई नहीं आएगा। वो कहा नहीं नहीं अब कोई नहीं आएगा। तो मैंने डायरी की तरफ देखा तो डायरी तो खाली। हमें तो बिजनेस समझ के बताना था ना भाई बॉस को। अब मुझे डर लगा। मैंने कहा यार बॉस आके सबके सामने गालियां बकेगा, इससे अच्छा यहां से भाग जाओ। सुबह अकेले में गालियां सुन लेंगे, सबके सामने क्यों सुने। तो मैंने डायरी को रखा बगल में और भागा स्कूटर की तरफ। लेकिन मैं भूल जाता हूं कि जो हमें लेकर आता है उसके तो दोनों कैमरे लाइव हमारी तरफ ही होते हैं। तुम टॉयलेट में जाओगे तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा वो, ऐसे कोई जाने देगा तुम्हारे। तो मेरा बॉस मेरे पीछे पीछे आ गया। बॉस ने मेरे से पूछा कैसा लगा। मैंने कहा मजा आया, अच्छा लगा। मजा आया? मैंने कहा हाँ मजा आया। बॉस ने पूछा ही नहीं करूं कि नहीं करूं। मैंने लंबी सांस ली। मैंने कहा बढ़िया रहा, नहीं पूछा, कल बात करेंगे। अगले दिन ऑफिस में गया तो ऑफिस में जाते ही गेट कीपर क्या बोलता है, आपके चैम्बर में जाने से पहले बॉस से मिलके आना, बॉस ने आपको याद किया है। मैं देखने लगा कि चैम्बर में बॉस है कि नहीं, तो बॉस था ही नहीं। तो मैं खुश हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, मुकेश रुक रुक, आ रहा हूं। आया, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। मेरे कंधे पर मेरे बॉस ने हाथ रखा, फिर मुझे केबिन में ले गया। केबिन में चेयर खींची, मुझे चेयर पर बिठाया, फिर पानी की गिलास खींची, पानी पिलाया। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ऐसा तो बॉस कभी करता नहीं। मैं बॉस के सामने बैठ गया। बॉस ने मुझे धीरे से बोला, कल मजा आया ना? मैंने कहा यस सर बहुत मजा आया। तो क्या मैं फाइनल समझ लूं कि मजा आया? और मुझे क्या पता फाइनल का मतलब क्या होता है। तो मैं भोला आदमी था, मैंने कहा 100% फाइनल समझ लो। तो बॉस को जो ही बोला फाइनल समझ लो, बॉस ने मेरी सीट के नीचे से काले कलर का बैग निकाला, मुझे दे दिया। उसमें 3 जोड़ी कपड़े थे। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कपड़े लेना कंपलसरी था। अब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के अनुसार किसी का कुछ भी कंपल्सन नहीं होता, लेकिन किट दे दी।
मैं इतना भोला आदमी अभी तक भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने खोल के देखा कपड़ा था, और मैं क्या सोच रहा हूं, अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, दिवाली पर कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही है, तो मैंने किट को लेकर बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू की जरूरत नहीं, 1260। मैंने कहा सर 1260 रुपए क्यों? वो कहा भाई कल मजा आया ना। मैंने कहा सर मजे के कौन 1260 लेता है? वो कहा मैं लेता हूं। मैंने कहा आप क्यों लेते हैं? वो कहा मेरा बिजनेस है, मैं लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाता हूं, जिसको भी मजा आता है उसको किट देता हूं। किट में होता है कपड़ा, कपड़ा बनाती है कंपनी, और कंपनी कपड़ा बनाती है, कंपनी की हो जाती है सेल, और खरीदने वाले को मिल जाता है डिस्काउंट। तुम दोनों को मिलाने वाला पंडित मैं हूं, और मुझे मिलता है कमीशन। अब मेरे बॉस में मेरे में ज्यादा अंतर नहीं था। एक दिन पहले वो ज्वाइन हुआ था बेचारा, एक दिन बाद मैं ज्वाइन हुआ था। जितना उसको समझाना आता था मुझे समझा दिया। मैंने कहा मुझे क्या करना है? 1260 रुपए दे रहे। मैंने कहा लास्ट डेट चल रही है, नहीं है जेब में। बॉस ने कहा इसलिए तो आरसीएम करना है, मेरी जेब में भी नहीं, चल खाली पेपर पे साइन कर। मैंने कहा इस पेपर पे क्या लिखा है? पेपर पे लिखा है 1260 रुपए मेरी सैलरी से काट लिए जाए। हाथ में पेन पकड़ा दिया, देना की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा मारवाड़ी आदमी हूं, बढ़िया आदमी हूं। मैंने थोड़ा सोचा कि यार ये तो 1260 के चक्कर में नाराज हो जाएगा, तो इंक्रीमेंट आधा हो जाएगा, 2000 की जगह 1000 लगेगा। 1000 इंक्रीमेंट का अगर नुकसान होगा तो 12 महीने का 12000 का नुकसान होगा, और अगर 1 साल का नुकसान देखे तो 1,20,000, 10 साल का नुकसान देखे तो 1,20,000 का नुकसान हो जाएगा। 30 साल की नौकरी बची है, 3,60,000 का नुकसान हो जाएगा। 3,60,000 पे ब्याज जोड़ो तो 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। मैंने तुरंत साइन कर दिया। मारवाड़ी आदमी से उलझता नहीं किसी। मैंने कहा भाड़ में गए 1260 रुपए ले। उसने मुझे किट दे दी। किट को ले जाके मैंने कहां फेंका, वो किट मुझे आज दिन तक नहीं मिली, क्योंकि मुझे कोई आरसीएम करना ही नहीं था। लेकिन बॉस क्या करता था, उसने चौथे नंबर पे मेरा नाम लिख दिया, मुकेश कोठारी, लिस्ट ऑफ डाउन लाइन। अब मुझे रोज परेशान करता था। लंच में मेरे पास आता था ऑफिस में और कहता था मुकेश वो तूने किट ली ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस है, उसका बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है मेवाड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स में, शाम को 7 बजे, हम ऑफिस से सीधा वहीं चलेंगे, चलेगा? मैंने कहा यस सर, क्योंकि अभी इंक्रीमेंट लगा नहीं था। यस सर, यस सर ही बोलना था। मैंने कहा यस सर, जाता नहीं था। अगले दिन मेरे से कहता था क्यों नहीं आया? मैंने कहा तबियत थोड़ी नरम थी सर। तबियत? अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर को बताया कि नहीं बताया? देख भाई, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज नंबर 1 की प्रायोरिटी हेल्थ की होनी चाहिए। और आपने बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व है कि मेरा दोस्त ऐसा है जिसने शरीर के ऊपर इतना ध्यान देता है। बहुत अच्छा किया, नहीं आया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मीटिंग आज भी है, आएगा? मैंने कहा यस सर, जाता ही नहीं था। क्यों नहीं आया? मैंने कहा बीबी की तबीयत थोड़ी नरम थी। भाभी जी को क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो भाई, एक लेडीज जब अपने घर को छोड़कर आपके घर पर आती है तो आप ही का सारा फर्ज बनता है, और आप अपनी बीबी का ध्यान नहीं रखोगे तो किसका ध्यान रखोगे? बहुत अच्छा किया, मुझे गर्व होता है कि मेरा भाई कितना केयर करने वाला है। कोई बात नहीं, नहीं आया, मीटिंग तो आज भी है, आएगा? यस सर, जाता ही नहीं था। क्यों नहीं आया? स्कूटर खराब हो गया था। हाँ भाई, स्कूटर तो खराब हो सकता है, देखो मशीनरी है, कभी भी किसी की खराब हो सकती है, कोई बात नहीं, मीटिंग तो आज भी है, आएगा? यस सर, जाता ही नहीं था। क्यों नहीं आया? मेहमान आ गए थे। हाँ भाई देखो, मेहमान तो बिना पूछे आ जाते हैं, मेहमान तो कभी भी आ सकते हैं, इसमें तेरी क्या गलती है? मीटिंग तो आज भी। और बाप रे, ये कैसा फॉलोअप था। यहां पर भी कुछ लोग कई दिनों से मना कर रहे थे, आज आना पड़ा होगा। बोलते बोलते सारे बहाने खत्म हो गए हो। दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। फॉलोअप तब तक करना है जब तक कि सामने वाला क्लियर कट मना ना कर दे। फॉलोअप तब तक करना है जब तक कि सामने वाला क्लियर कट मना ना कर दे, क्योंकि जब तक कोई मना नहीं करता तब तक हाँ के चांस 100% रहते हैं और रहते हैं। फंसा कब पता है? 7 दिन बाद, संडे के दिन। मेरा बॉस मेरे सामने वाले क्वार्टर में रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे, मैं ग्राउंड फ्लोर। उस समय मोबाइल नहीं था, उसने लैंडलाइन पे फोन किया, मुकेश गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। अरे मुकेश, तेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली नजर आ रहा, आज कोई मेहमान नहीं आया क्या? मैंने कहा सर आज तो कोई मेहमान नहीं आया। ओके। सुबह तुम मॉर्निंग वॉक पर स्कूटर पर दूध लेकर आ रहे थे, मतलब तेरा स्कूटर ठीक काम कर रहा है? मैंने कहा सर स्कूटर तो आज एकदम ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, मॉर्निंग वॉक पर तू और तेरी बीबी दोनों जॉगिंग में दौड़ रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा दोनों की तबीयत ठीक है, आ जाओ।
अब मैं क्या बहाने बनाता, बहाने खत्म हो गए। अब 10 बजे मैं पहुंच गया, अब 10-12 आदमी बैठे थे, मैं भी जाके बैठ गया। दैट इज कॉल्ड काउंसलिंग। सेमिनार से ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन लीडर का निर्माण ज्वाइनिंग से नहीं होता, काउंसलिंग से होता है। लीडर मजबूत तब बनता है जब मन के प्रश्न शांत हो जाते हैं, और मन के प्रश्न शांत तब होते हैं जब उनके साथ काउंसलिंग हो। काउंसलिंग हुई, बातें बातें में मेरे बॉस ने मेरे से पूछा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि ये जो किट है ना, इसको बेचनी। समझाना नहीं आता था, थोड़े दिन पहले ज्वाइन हुआ था, बेचना। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस, यू आर द जनरल मार्केटिंग मैनेजर, आई एम द डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, कम से कम बिजनेस करो तो अपने स्टेटस का तो करो। हम जिस कंपनी में काम करते हैं, हम मिलकर 1 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करते हैं साल का, और 1 करोड़ मीटर कपड़ा सेल करने वाले से आप 3 जोड़ी कपड़े सेल करवाना चाहते हैं? बॉस, आज मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं, रोज रोज मेरे से मना नहीं किया जाता, मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा, ये मेरे स्टेटस का नहीं, और जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं आपको भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप मेरे बॉस हैं। तो बॉस को गुस्सा आ गया, उसने कहा सेल से शर्म आती है? क्या बोला? रिपीट द पॉइंट, क्या बोला उन्होंने? सेल से शर्म आती है। सेल से शर्म आती है? मैंने कहा सर, सेल से शर्म आती तो 1 करोड़ मीटर थोड़ी सेल होता। वो क्या बेवकूफ, जो 1 करोड़ मीटर सेल हो रहा वो तेरा थोड़ी हो रहा है। सेल जिसका होता है उसे प्रॉफिट मिलता है, और जो सेल करता है उसे सेलेरी मिला करती है। सेल और सैलरी के इस गणित को जिस दिन आप समझ गए, आप हिंदुस्तान नहीं दुनिया के टॉपर होने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकेगा। जिसकी सेल होती है उसको मिलता है प्रॉफिट, और जो सेल में सहयोगी उसे क्या मिलता है? सैलरी नहीं, सेलेरी। अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्लियर करता हूं। सब लोग सेल कर रहे हैं, आप जितने भी यहां बैठे ना, हर आदमी सेल कर रहा है, लेकिन आपको ही पता नहीं कि आप सेल कर रहे हैं। एक रेलवे का इंजीनियर मेरे पास आया और कहा सर मैं तो रेलवे का इंजीनियर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? मैंने कहा बेवकूफ, तेरा रेलवे क्या कर रहा है? रेलवे तो सर्विस सेल ही कर रहा है, और रेलवे प्रॉफिट में जा सकता है। लोग, तेरे को इंजीनियर इसलिए बनाया गया कि रेल की ट्रेन टाइम पे चलती रहे, और तू रेल की सेल में ही सहयोगी है, और तुझे रेलवे सेल करने की से ले ही दे रहा है। एक टीचर मेरे पास आता है, वो कहता मैं टीचर हूं, मैं कहां सेल कर रहा हूं? अरे तेरा स्कूल क्या कर रहा है रे पगले, स्कूल तो सेल ही लगा रखी है। वो तो रोज अखबार में विज्ञापन लगाकर कह रहा है कि इतने लोगों को नंबर 1 लेकर आ गया, तेरे बच्चे को भी लेकर आऊंगा, 2 लाख जमा कराओ। तेरे स्कूल में तो सेल ही लगी है। स्कूल के मालिक को प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि उसकी सेल हो रही है, और स्कूल की सेल का तू सहयोगी है, इसलिए तुझे मिल रही है सेल ले। खुद की सेल करनी कि लोगों की सेल करनी है, आप डिसाइड कीजिए। अगर ये डिसीजन नहीं ले पाए तो हिंदुस्तान की 90% जनसंख्या में कब खत्म हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं, क्योंकि टॉप पर तो वही जा सकता है जो खुद की सेल करता है, लोगों की सेल नहीं करता। कितने लोग अपनी खुद की सेल करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। आज के बाद खुद की, दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों, और एक बार बोलो यस यस। खुद की सेल कर। तैयार हैं खुद की सेल के लिए? जब मुझे ये बात समझ में आई, मैंने इस बिजनेस को चालू कर दिया। जब चालू किया, मेरी 12 घंटे की नौकरी थी, 26,000 इनकम थी। लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है। ये टाइम नहीं होता, टाइम तो 24 घंटे ही होते हैं। भगवान ने, अल्लाह ताला ने एक ही काम तो अच्छा किया है, साला किसी के साथ पक्षपात नहीं। 24 घंटे अडानी के पास 24 घंटे, अंबानी के पास 24 घंटे, नरेंद्र मोदी के पास 24 घंटे, और तुम्हारे पास भी 24 घंटे। इस 24 घंटे की वैल्यू को आप कैसे निकालते हैं, आपको डिसाइड करना।
टाइम नहीं है। टाइम हो जाता है जब बात समझ में आती है। मुकेश अंबानी के पास टाइम नहीं था, लेकिन हार्ट में दर्द हुआ ना तो डॉक्टर ने कहा 2 घंटे रोज जॉगिंग करनी पड़ेगी। मुकेश अंबानी टाइम निकाल लिया, क्योंकि द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क पता चल गई। जिस दिन काम की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, आप टाइम निकाल देंगे। हेलो, कोई रोक थोड़ी सकता आपको टाइम निकालने के लिए। 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने इस बिजनेस को चालू कर दिया पार्ट टाइम। एवरी सैटरडे हाफ डे की छुट्टी लेता था। भीलवाड़ा से निकलता था, घर पे ही सुबह बोलता था टिफिन बना के खाना एक्स्ट्रा पैक कर देना, मैं सैटरडे संडे की नाइट में भीलवाड़ा नहीं रहूंगा। भीलवाड़ा से निकलता था, चारों तरफ किट टांग देता था स्कूटर पे। पीछे मेरे दोस्त थे घनश्याम घबरानी, उनको बिठा देते और भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नथुद्वारा, नथुद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवाड़, मंगलवाड़ से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरार, गंगरार से भीलवाड़ा। 380 किलोमीटर का सफर 1 साल तक एवरी सैटरडे हमने पूरा किया। एवरी सैटरडे। लोग पागल कहते थे कि इतनी इनकम कमाने के बाद ये क्या घूमता रहता है, फेरी का बिजनेस चालू कर दिया। बेचारे, उनको ये पता नहीं था कि इस बिजनेस में मिलने वाला क्या। और 1 साल में पार्ट टाइम काम करते करते रॉयल्टी अचीव हुआ। और मजे की बात है, 23,000 का कमीशन आया। 13,000 सैलरी, 1 साल में 23,000। रॉयल टीचर की काउंसलिंग हुई, हमारे अपलाइन सबके लिए एक एक गिफ्ट लेकर आई। मेरे लिए भी गिफ्ट लेकर आई, सबको गिफ्ट दिया और मुझे भी गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या था? किताब। किताब। साला जीवन में किताब ही नहीं पढ़ी और ये गिफ्ट भी किताब ही दे रहा है। तो हमें इतना गुस्सा है कि हमने किताब को उनके हाथ से छीना और मेरे बैग में रख दिया। तो बॉस को पता चल गया। बॉस को लगा कि यार ये साला खुश नहीं है। तो उसने कहा ये क्या किया? मैंने कहा सर किताब दी है, पढ़ लेंगे। चिढ़ के बोला। तो बॉस ने कहा तेरी इच्छा, तुझे पता है कौन सी किताब? ये अमेरिका की बेस्ट सेलर किताब है और दुनिया में जिस जिस भी व्यक्ति ने इस किताब को पढ़ा है, झंडे उसी के गड़ना चालू हुए, वही विजेता बना है। अपलाइन का किसी बात के प्रति एडिफिकेशन इतना जोरदार होता है, प्रमोशन इतना जोरदार होता है कि दिमाग ही घूम जाता है। मैंने किताब को फिर बाहर निकाल लिया। किताब पे लिखा था द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। मैं घर पर गया, फटाफट खाना खाया। खाना खाते ही गेट खोला, गेट खोलते ही लैंप जलाया, लैंप जलाते ही गेट बंद किया, गेट बनते ही विंडो खोला, विंडो खोल के चिल्लाया कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किताब पढ़ रहा हूं। विंडो बंद किया, किताब पढ़ना चालू की। जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन में एक किताब नहीं पढ़ी थी, उसने ये किताब सुबह 4 बजे तक खत्म कर डाली। 4 बजे खत्म की किताब को। खाली पेपर लिया, खाली पेपर पे लिखा टू द मैनेजर फलाना फलाना कंपनी लिमिटेड, सब्जेक्ट रेजिग्नेशन। डियर सर, मैं अब आपकी कंपनी में काम करने में असमर्थ हूं। मैं इस पद पर कार्यरत हूं और आज से अभी से त्याग पत्र देता हूं। मुझे पता है कि मैंने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है। मुझे 3 महीने पहले आपको सूचित करना चाहिए, या मैंने 3 महीने पहले आपको सूचित नहीं किया, इसलिए मेरी ग्रेच्युटी की अमाउंट आप रोक देंगे। आपकी ग्रेच्युटी आप ही को मुबारक। तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम, आज के बाद नौकरी छोड़। जो ही आरसीएम की इनकम मेरी सैलरी से डबल हुई, मैंने तुरंत त्याग पत्र दिया। 90% लोग सही समय पर सही निर्णय लेना नहीं जानते और जीवन में हमेशा वक्त आता है काश। कुछ लोगों को जब आपने बोला होगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में मीटिंग के लिए जा रहा हूं, तो आपके दादाजी ने कहा होगा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी की जो जगह है ना, मुझे 5 रुपए गज में मिल रही थी, मैं भी ले लेता तो करोड़पति होता। किसी ने रोका? ले लेते। लेकिन आपको फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेना आता ही नहीं, और जो डिसीजन सही समय पर नहीं ले पाते वो जीवन में बहुत पछताते हैं। अपॉर्चुनिटी की गलती नहीं है, भगवान की किस्मत की गलती नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है, लेकिन हम हवा आवाज समझकर छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ दी, 23 साल हो गए मुझे इस बिजनेस के अंदर, और इस बिजनेस से इतना माल कमाया, इतने और बिजनेस चालू किए कि आज के बाद में आरसीएम का 1 रुपया भी लेना बंद कर दूं तो अगली 10 पीढ़ियों तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है मेरी। बैठे बैठे खा सकते हैं। प्रश्न यह है, साला किताब में लिखा क्या था? जानना चाहते हैं? रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी।
आगे आगे वाले कर रहे, पीछे वाले तो कह रहे सारा आगे वाले को मरने दो, इनके चक्कर में हम ही जान जाएंगे। रिक्वेस्ट करो, सभी लोग हाथ करो, इसे सभी को करना जरूरी है, कंपल्सरी। नहीं करता उसको मार के करवाओ, पूरा चांस करो और बोलो बताओ 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 मेरे भाई बताओ, बताओ मेरे भाई बताओ, गर्दन नहीं हिल रही आपकी, है ना? बताओ मेरे भाई बताओ, बताओ मेरे भाई बताओ। बताओ। 500 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी? 500 साल। राजस्थान 500 साल पहले हर साल अकाल, एक दो बारिश में जितना पानी आता पीने के लिए काम आता, उसी में फसल उगाई जाती और उन्हीं फसलों को पूरे साल भर खाया जाता। भिंडी को सुखाकर खाया जाता, बीन्स को सुखाकर खाया जाता, अचार पापड़ चटनी ये सब राजस्थानियों की देन है। राजस्थान का किसान कभी आत्महत्या करते हुए आपको नजर नहीं आएगा, कष्ट में ही उनका जीवन निकला है। बिरला, बांगड़, बजाज, जेके, सिंगानिया, सिंगल, मित्तल ये सारे ग्रुप राजस्थानियों के हैं। हिंदुस्तान की 40% अर्थव्यवस्था उनके पास है, जिनके पास पीने का पानी भी नहीं था। कष्ट में रहना, एडजस्टमेंट करना उनकी ताकत थी। जहां नहीं जाती गाड़ी वहां पहुंच जाता मारवाड़ी, ऐसी कहावत फिक्स थी। हेडा साहब के बाप दादाजी कितने साल पहले यहां आ गए। राजस्थान में हर साल अकाल, गहराते हुए अकाल। पीने का पानी के लिए जो पौंड होता था ना, उसमें नहाना मना था, कपड़े धोना मना था, क्योंकि वो पीने के पानी के, मीठे पानी के सोर्स थे। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जो पानी मिलता था वो खारा होता था, सॉल्टी पानी होता था, कोई उसे पीता नहीं था। उसी गांव में 2 बच्चे पैदा हो गए 500 साल पहले। न कोई जेसीबी मशीन था, न इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, न कोई ट्रैक्टर था, साइकिल का आविष्कार भी नहीं हुआ था। 2 बच्चे बड़े हो गए। एंटरप्रेन्योर की सोच थी उनकी, आपकी तरह वो आदमी थे। उन्हें कहा पैसा कमाओ, तो उन्होंने कहा नो, हम ये खेती नहीं करेंगे। लोगों ने कहा क्या करोगे? तो हम सोच रहे हैं। और उन्होंने सोचते सोचते समस्या में से बिजनेस ढूंढ निकाला। गांव में पानी की समस्या थी। सारी लेडीज सुबह 4 बजे उठकर तालाब पर पानी भरने जाती थी। आज भी राजस्थान की तस्वीर किसी पिक्चर में आप देखोगे तो रेत के बड़े बड़े टीले, 10 लेडीज एक साथ एक के पीछे एक बाल्टी लेकर जा रही है, गाना गाते गाते। ये राजस्थान की तस्वीर थी। हर लेडीज को सुबह 4 बजे उठकर 5 किलोमीटर दूर पैदल चल के पीने का पानी लेकर आना पड़ता था। उन्होंने सोचा कि पानी की ही समस्या है ना, तो पानी का ही बिजनेस करते हैं। कैसे करेंगे? 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है, वहां से हम 2 बाल्टी भर के पहले पानी लेके आ जाएंगे। और लेडीज जो इन घर से बाहर निकलेगी, हम तेज चिल्लाएंगे, इतनी दूर काई को जाना, 1 पैसे में यहीं पे ले लो। देखते ही देखते सबको, गांव वालों को पता चला कि नई फैसिलिटी चालू हुई है, पानी की सबको जरूरत थी। गांव में पानी बिकने लगा, इतना पानी बिकने लगा कि 3 महीने में वो अमीर व्यक्ति बन गए। 3 महीने बाद जब वो अमीर बने तो उनको देखकर गांव में जो भी नए बच्चे थे ना, सबने पानी का ही बिजनेस चालू कर दिया। दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। एक सक्सेस होगा, सब कॉपी कर लेंगे। एक कपड़े की दुकान हिट होती है तो पूरा मार्केट कपड़े का हो जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट को कॉपी किया जाता है हमेशा। कालबा देवी मुंबई में, साउथ मुंबई में एक बिजनेस सेंटर है कालबा देवी। कालबा देवी में एक रेस्टोरेंट है फेमस, जिसका नाम है भगत ताराचंद। क्या नाम है? आपको आश्चर्य होगा, एक ही गली में 14 भगत ताराचंद। एक का नाम है आर भगत ताराचंद, एक का नाम है टी भगत ताराचंद, एक का नाम है एस भगत ताराचंद, एक का नाम है एम भगत ताराचंद, और जो सबसे लास्ट में खुला है उसने लिखा है यही है असली भगत ताराचंद। कोई रोक नहीं सकता इस कॉपी को। देखते ही देखते जब गांव के सारे बच्चे इसी बिजनेस को करने लगे तो बिजनेस में कंपटीशन आ गया। इतना कंपटीशन आ गया कि जिन बच्चों को अमीर बनाया था इस बिजनेस में, वो बच्चे वापस नीचे की तरफ आने लगे। तब उन बच्चों ने सोचा ये क्या कर दिया हमने, हमारा ही दिमाग, हमारा ही आइडिया, पहले काम करने वाले हम, और हम ही हमारे ही कारनामों से खत्म। तब उन्होंने दिमाग लगाया और 3 सिद्धांत अपनी डायरी में लिखे। अगर आपके पास डायरी है तो उन 3 सिद्धांतों को आज आप लिख लीजिए, जीवन में बहुत काम आएगा। जिसके पास डायरी नहीं है, सामने वाले की शर्ट पर लिख दीजिए, लिख दीजिए। पहला सिद्धांत,
ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे कॉपी किया जा सके। ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे कॉपी किया जा सके। काम हमेशा ऐसा ही करना जिसमें कॉपी करना संभव ही नहीं। दूसरा, कोई काम ऐसा ना करना जिसे जिंदगी भर करना पड़े। कोई काम ऐसा नहीं करना जिसे जिंदगी भर करना पड़े। तीसरा, कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें हमें लोगों पर निर्भर होना पड़े, जिस पर हमें लोगों पर निर्भर होना पड़े। दोनों ने सोचना चालू किया, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया, 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है ना, वहां से चलो पाइपलाइन बना लेते हैं। कितने साल पहले सोचा? जेसीबी मशीन थी क्या? 2 पहाड़ बीच में आते थे, लेवल का चक्कर था, किसी ने अभी तक सोचा नहीं था और इस बच्चे ने सोच लिया। ऐसी बात सोच ली जो अभी तक किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन कैलकुलेशन की कितने दिन में खुदेगी। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं एक दिन में केवल 1 मीटर खोदूं तो 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर, तो 5000 दिन में खुद जाएंगे। 5000 दिन मतलब 14 साल। अगर मैं अभी 20 साल का हूं, 14 साल खोदूंगा तो 34 का हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे 36 ईयर जीना है और कभी मुझे लोगों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आधे आदमी तो इसलिए ही काम नहीं कर रहे कि टाइम लगता है। एक आदमी को मैं प्लान समझा रहा था, मैंने कहा स्टार सफायर बन जाओगे तो 15-20 लाख की इनकम आएगी। उसने कहा हाँ मुझे यही चाहिए। मैंने कहा ले लो। कितना समय लगेगा? मैंने कहा 10-15 साल। 10-15 साल के बाद तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा तू कुछ नहीं करेगा तो भी 15 साल के बाद बूढ़ा ही हो जाएगा। करके हो जाना, बिना करे क्यों होना चाहता। और उन बच्चों ने पाइपलाइन खोदना चालू कर दिया। ये बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि कभी किसी ने खोदा ही नहीं तो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। जो भी वो पावड़ा लेकर खोदने जाते थे ना, तो लोग बात कहते थे तेरे बाप ने बनाई पाइपलाइन कभी? तुम भी जब ये टाई पहनकर जाओगे ना तो तुम्हारा पड़ोसी कहेगा जय आरसीएम। तेरा बाप पहुंचा उल्टी पर कभी? बड़ा यार उल्टी अचीवर। जैसे उनकी इंसल्ट करते थे ना, वैसे तुम्हारी भी इंसल्ट होगी, वैसे मेरी भी हुई थी। लेकिन मेरी अपलाइन ने कहा जब जब भी जग किसी के ऊपर हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। तो लोगों के हंसने पर ज्यादा ध्यान मत दो, लोगों को हंसे। अब क्या हुआ? खोदना चालू कर दिया। खोदते खोदते 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। 10 साल में जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो गांव में उन्होंने एक चेयर लगा दी। परवेज जी वो चेयर पड़ी खाली, देना मुझे चेयर। पर नहीं है, बाकी मिल रहे। रुक के थैंक यू। गांव के सर्कल पे चौराहे पे ऐसे चेयर लगा दी। चेयर के पास ही उन्होंने पाइपलाइन का नल लगा दिया, टैप। अब नल लगा दिया और बोर्ड लिखा, क्योंकि पानी अब डायरेक्ट गांव में आ गया पाइपलाइन से। तो उन्होंने क्या लिखा, भाई और बहनों अब आपको चौराहे पर आकर 1 पैसे देकर 1 बाल्टी पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। 5 पैसा महीने का जमा कराओ और मेरे यहां से आकर अनलिमिटेड पानी ले जाओ। क्या बोल दिया? एक ही दिन में गांव के सारे बच्चे बेरोजगार, क्योंकि बेचारे वो तो उठाकर पानी लाते थे। इसके बाद तो डायरेक्ट ही पानी आता, क्योंकि इसने 15 साल पानी की पाइपलाइन बना दी। ऐसे ही इस जगत ने हर बार लोगों को बेरोजगार किया है। जैसे जैसे दुनिया आगे जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटियां डाउन होती जाएगी। 30 साल पहले एसटीडी पीसीओ टॉप पर थे, मोबाइल आया एसटीडी पीसीओ ही गायब हो गए। 30 साल पहले पेंटर टॉप पर थे,
फ्लेक्स मशीन आई, पेंटर ही गायब हो गए। 30 साल पहले बैंक में कैशियर की नौकरियां भरपूर आती थी, एटीएम मशीन आई, कैशियर ही गायब। 30 साल पहले जेसीबी मशीन आई, मजदूर गायब। 10 साल पहले रोबोट आया, कर्मचारी गायब। 25 साल पहले कंप्यूटर आया, आधी नौकरियां हो गई। अब थोड़ा और सुन लेना, अगले 10 साल में ड्राइवर इस पृथ्वी से गायब होने वाले हैं। जितने भी ड्राइवर है वो सब खत्म होने वाले, क्योंकि जो नई गाड़ियां आएगी नहीं, आ गई है। गाड़ियां का नाम है ड्राइवरलेस एक्सीडेंट प्रूफ कार। ड्राइवरलेस एक्सीडेंट प्रूफ कार। एक्सीडेंट करके बताओ, 1 करोड़ का इनाम पाओ। गाड़ी पे लिखा हुआ है। तुम एक्सीडेंट करना चाहो तो नहीं होगा, रीयूजेबल बलून लगे हैं उसके। अब क्या हुआ, खूब पैसे वाला बन गया, हर व्यक्ति का खाता उसने खोल दिया। 10 अकाउंटेंट हो गए। सब लोगों ने कहा कि जिसको भी अपना अकाउंट खुलवाना खुलवा लीजिए। सब लोग अपना 5 पैसा जमा कराते थे। ये केवल, अरे परवेज जी की वाइफ है, अकाउंट है क्या? वो कहे अकाउंट है, आइए भाभी जी आइए। और नल खोलता था कल पानी का, जब भी ट्र करता था तो पैसा आता था। क्या करता था तो पैसा आता था? टर नहीं, ट्र। क्या करने से पैसा आता था? सब लोग नहीं बोल रहे, बताओ ना क्या करने से पैसा आता था? कुछ लोग बोल ही नहीं पा रहे होगा, हंसी आ रही है उनको। ये क्या हो गया? चलो चलो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। सब लोग ऐसे पकड़ो जैसे नल पकड़ रखा है। अपने घर पे नल नहीं पकड़ते आप, वैसे नल पकड़ लो। सब लोग नल पकड़ लो और मेरे साथ बोलेंगे थोड़ा सोचो कि ये ट्र करने से पैसा आए तो कैसा रहेगा। लेकिन इस आदमी का आने लगा, क्योंकि इसने 10 साल मशक्कत करके पाइपलाइन बनाई थी। ट्र करने से पैसा आने लगा। लेकिन 6 महीने में 6 किलो वजन कम हो गया। 6 महीने में कितना वजन कम हो गया? और रात रात भर सोता नहीं था। पता क्यों? क्योंकि वो बार बार सोचता था, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ट्र कौन करेगा। क्योंकि सिद्धांत नंबर 3 में लिखा था, ऐसा कोई काम नहीं करना जो लोगों पर निर्भर होकर किया जाए। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गांव में बोर्ड ही बदल दिया। बोर्ड पे लिखा, भाई और बहनों, अब आपको चौराहे पर आकर 5 पैसे देकर अनलिमिटेड पानी लेने की जरूरत नहीं है। अब आप महीने का 10 पैसा जमा कराओ। रेट डबल कर दी। क्या बोला? अब आप महीने का 10 पैसा जमा कराओ और मेरी मुख्य पाइपलाइन में से आप अपने घर में खुद पाइपलाइन ले जाओ और खुद ही ट्र करो। पैसा भी डबल कर दिया। लोगों को लगा ये तो गजब की फैसिलिटी है। सबने अपने घर वालों को काम पे लगा लगा के सब अपनी अपनी पाइपलाइन खोदकर अपने घर में ले गए। अब इसके पास कोई काम ही नहीं था। ये इधर उधर घूमता रहता था, लोग ट्र करते रहते थे और इसके घर में इनकम ट्र आती रहती थी। कोई रोक नहीं सकता था। जो भी 10 पैसा जमा ना कराए वो मुख्य पाइपलाइन को वहीं से काट देता था। सबकी मजबूरी थी, जिधर जाओ उधर पैसा 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 पैसा। मुकेश कोठारी का यही ट्र कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट। मैंने अब तक 1.5 करोड़ लोगों को ट्र का कनेक्शन दिया है। कितने करोड़ लोग? 1.5 करोड़। 30 लाख लोग हर महीने ट्र करते हैं। मैं जब नागालैंड में आया था तो नागालैंड में सुबह 4-4:30 बजे सुबह हो गई। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, घड़ी को बार बार देखा हूं, यार ये सुबह कैसे हो गई इतनी जल्दी। भीलवाड़ा में तो हम सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक सोते रहते हैं। नागालैंड में सुबह 4:30 बजे ही उजाला हो जाता। हम जब सो रहे होते तब नागालैंड के आदमी सुबह सुबह उठकर चाय पीने का ट्र कर देते हैं और जो ही वो आरसिम की चाय पी के ट्र करते हैं तो हमारे वहां पर सोते सोते ही ट्र हो जाता है। अब कोई मतलब नहीं, कोई कहां पर क्या करे।
वो सुबह उठकर भगवान के सामने लगाए अगरबत्ती और बोले ओम जय जगदीश हरे, तो हमारे घर में ऑटोमेटिक हरे 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 हरे। ये ड्रिल आज कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब आप शुरुआत में ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, तो इनकम कम आती है, तो जितनी इनकम उतना ही ट्र होता है। जैसे आपके घर में आवाज आती है ट्र ट्र ट्र, लेकिन ऐसे ट्र ट्र करने वाले हमारे 1.5 करोड़ लोग हैं, 30 लाख एक्टिव। लेकिन जब आप ट्र करते हैं तो हमारे यहाँ ट्र की आवाज नहीं आती, जब आप ट्र करते हैं तो हमारे यहाँ कंटिन्यू आवाज आती है। कंटिन्यू आवाज आती है, रोक नहीं सकता। आप साला भूख लगे हमारा ट्र चालू हो जाता है। लेकिन लास्ट डेट में तो ट्र की रेट बढ़ जाती है। लास्ट डेट में तो इतना प्रेशर आता है, एक रिफ्रेश में सीधा 5 लाख। ये पाइपलाइन अगर आपको बनानी है तो बोलिए यस। पड़ोसी के कान में बोलिए तेज यस। कितने लोग बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़ा कीजिए। मुझे पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन ये सोचिए कि जिस दिन बन गई, लेकिन उसके लिए कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के बिना ये बिजनेस होगा नहीं। कसम खानी पड़ेगी 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। आज के कसम खा सकते हैं कि नो प्रोडक्ट नो एक्सक्यूज। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं करूंगा, 100% आरसीएम के प्रोडक्ट लूंगा। लेकिन मैं जब ऐसे प्रण लूंगा तो धीरे धीरे ऐसे प्रण लेने वाले पैदा करूंगा। मुझे पता है कि सारे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन यह भी तो है ना, खो देंगे तो खुदेगा। क्या बोला मैंने? नोट द पॉइंट। यानी तुम बोलोगे तो सुनेगा, सुनेगा तो समझेगा। तुम बोलोगे ही नहीं तो सुनेगा क्या? अगर तुम खोदते जाओगे तो खुदता जाएगा। कुछ लोग मना भी करेंगे, तुम खोदना चालू रखना, खुदता जाएगा। और अगर तुमने ये बोलना चालू कर दिया तो एक दिन तुम्हारी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाएगी। और ये कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि अगली बार जब मैं इस जोराट में आऊं तो जितने लोग यहां पर बैठे हैं उतने मुझे रॉयल्टी एच्योर चाहिए केवल। अगर ये कमिटमेंट करने की तैयार हैं आप, तो मैं आज से 5 मिनट और बात करूंगा। तैयार हैं? कितने लोग कमिटमेंट करते हैं? मैं चालू करूंगा काम और रॉयल्टी पे पहुंचूंगा। यस यस। ओके। आरसीएम बिजनेस में इतनी बेहतरीन बेहतरीन योजनाएं हैं। अरे आरसीएम को ना समझना एक बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट की फैक्ट्री को आप देख सकते हैं, दुनिया के किसी प्रोडक्ट की फैक्ट्रियों को आप देख नहीं सकते। इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट शुद्ध हैं, जो हमारे शरीर को कभी कोई नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि हमारे सामने वो प्रोडक्ट निर्माण किए जाते हैं। यानी शुद्धता की गारंटी होती है। शुद्धता के बाद रेट की गारंटी होती है कि मार्केट में जो यूजुअली जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं उसी रेट के आरसीएम के प्रोडक्ट मिलते हैं, कम मिलते हैं। तीसरी गारंटी होती है खर्च करने से इनकम आती है, जो दुनिया में कभी किसी को खर्च करने से 1 रुपया इनकम नहीं मिली, वो आरसीएम को खर्च करने से इनकम आती है। इतना तो छोड़ो, आरसीएम में आपको दोस्त बनाने का मौका मिलता है। जब लीडर बनते हैं तो प्यार करते हैं लोग आपसे। जोराट में तो मेरे खानदान का कोई आदमी नहीं आया, फिर भी आप मुझे इतना सुनने के लिए आ गए। कितने सारे गमछे आपने मुझे वेलकम के लिए दे दिए, बुक्के दे दिए। ये प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, ये सब आरसीएम में मिलता है। इतनी बात के बाद भी अगर आरसीएम समझ में ना आए तो आरसीएम की जो अभी नई योजना चल रही है, जिसमें जो लोग सितंबर में टारगेट पूरे करके जाएंगे विजय दिवस के रूप में, वहां पर भीलवाड़ा के अंदर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। उसे विजय दिवस के सम्मान से पहले उसको पूरा करने के लिए कंपनी ने घोषणा की है कि अगर 6 महीने तक लगातार आप 1500 का माल लेते हैं तो 7वें महीने 1500 डीपी का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है।
2,000 का माल 6 महीने तक लेते हैं तो 2,000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 5,000 का माल 6 महीने तक लगातार रहते हैं तो 7वें महीने 4,000 का माल फ्री मिलता है। अरे मेरे भाई, खर्च करने से इनकम, क्वालिटी में दम, प्यार सम्मान का उस पर क्षमता, और उसके बाद फ्री प्रोडक्ट लेने के बाद भी ये आरसीएम आपको समझ में नहीं आता है तो आपका दिमाग म्यूजियम में रखने लायक है। तुरंत इस दिमाग को म्यूजियम में रखिए। ऐसा परफेक्ट दिमाग और पृथ्वी पर किसी का है ही नहीं जैसा आपका है। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, बिना सोचे समझे सीधा डॉक्टर के पास जाना और कहना दिमाग का सीटी स्कैन करो, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ निकलेगी। गारंटी के साथ कह सकता हूं, ऐसा संभव ही नहीं कि ना हो। बस आपको जगाने वाला चाहिए। और मुकेश कोठारी यहां पर भाषण देने नहीं आया है। आप इस हर व्यक्ति की तस्वीर मेरे अंदर दिखती है। मुझे जब पहली मीटिंग में मैं आया था ना, तो मैं भी ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न पूछा करता था, लेकिन बिलीव होने के बाद ये सामान्य सा सीधा सा लड़का अगर इस बिजनेस का स्टार सफायर बन सकता है, इस बिजनेस का टॉप अचीवर बन सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं बन सकते? आपके पिताजी को आपके ऊपर भरोसा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आपके पति को आपके ऊपर भरोसा है कि नहीं मुझे पता नहीं, आपकी पत्नी को आपके ऊपर भरोसा है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है और कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आप इसे लेकर रहेंगे। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़ा कीजिए अगर कामयाब होना चाहते हैं तो। और एक बार अंदर की आवाज से निकालेंगे ये। बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ढंग से मुझे सुना। लेकिन मैं अब आपके बीच में न्यू रोल टीचर, ओल्ड रोल टीचर, मैं ओल्ड रोल टीचर हो गए, सीनियर रोल टीचर आ गए पहले स्टेज पर, तो मैं अब आपकी जोरदार तालियों के बीच में ऐसे लोग जिन्होंने साल 2-3 साल पहले इस बिजनेस को चालू किया, जब लोग उनके इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दम लगा लिया और कहा कि मैं तो करूंगा, और उनके करने की वजह से आज वो रोल टीचर बने हैं। मैं ऑल सीनियर रोल टीचर को स्टेज पर बुलाता हूं, जोरदार तालियों के बीच में ऑल रोल टीचर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और रोल टीचर जो भी यहां पर है तुरंत आ जाइए, भागकर आ जाइए स्टेज पर। ओनली सीनियर, नए रोल टीचर को नहीं आना है, सीनियर। ताली इतनी धीरे बजाओगे तो तुम्हारे लिए कौन ताली बजाएगा? तुम्हें भी तेज बजानी पड़ेगी। थैंक यू। इस चेयर को थोड़ा साइड में रख दीजिए और आप खड़े हो जाइए लाइन में। ठीक है ठीक है, मान लिया लाइन में खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। तुम जब स्टेज पर आओ तो लोगों की तालियां कैसी होनी चाहिए? थैंक यू थैंक यू। खड़े हो। ये सीनियर रोल टीचर हैं। थैंक यू। ये सीनियर रोल टीचर हैं। अगर आप बढ़ते हुए नहीं बताओगे ना अपने आप को, तो आपकी टीम की आशाएं थोड़ी कम हो जाएगी। डबल ताकत से काम करना। कंपनी एक से बाद एक सहयोग कर रही है, साला कैसे काम ना करे, साला फ्री तक के ऑफर लेकर आ गई। ये घर पर बैठे रहने से टारगेट पूरे नहीं होंगे, लोगों को बताने से पूरे होंगे, और इसके लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। और मैं अगली बार जब मिलूंगा तो आप में से एक भी आदमी मुझे यहां पर नहीं मिलना चाहिए, सब टेक्निकल की स्टेज पर मिलने चाहिए। वादा करते हैं मेरे से? वादा करते हैं? ओके। ये सारे रोल टीचर हैं, इनकी गाइडेंस में मैं उन लोगों को बुलाने जा रहा हूं। न्यू रोल टीचर माधव जी, साख्या जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। नए ब्रांड न्यू रोल टीचर आइए स्टेज पर, जोरदार दौड़कर आइए, जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहता हूं उनके सम्मान के लिए परवेज जी आइए, सम्मान के लिए साल ओढ़ाकर आप सहयोग कीजिए, रक्षा पहनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज थैंक यू। यही खड़े हो जाइए। माला पहना दीजिए।
ये ब्रांड न्यू है, और भी कोई ब्रांड न्यू है तो आ सकते हैं स्टेज पर, क्योंकि इनका नाम हमारे पास आया था। आप में से कोई ब्रांड न्यू है जो पिछले महीने पहुंचा रोटी पे तो आ सकते हैं।